हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रिंकी गुप्ता। लास्ट वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि SN2 रिएक्शन क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर्स पढ़े थे अपन ने। एक पढ़ा था लीविंग ग्रुप का इफेक्ट, दूसरा सॉल्वेंट और तीसरा अपन ने पढ़ा था स्टेरिक हिंड्रेंस। अब अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अब मान लो ये अपना कोई रिएक्टेंट है जिसमें ये है X और यहाँ पे ये कार्बन से 3 कोई सब्सटेंट जुड़े हुए हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। अपन ने पढ़ा था बैक साइड से अटैक क्यों करता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करता है, बैक साइड से यहाँ पे अटैक करता है। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये वाला जो CX बॉन्ड है ये क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक होता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब जाके ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तभी जाकर के यहाँ से X माइनस क्या कर पाएगा, लीव। X माइनस यहाँ से लीव कर पाएगा। अब अपन कुछ न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल NH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब अपन ये देख रहे हैं कि NH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वर्क कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो NH3 जो होता है इसके पास में क्या होता है, एक लोन पेयर। अब मैंने ले लिया कोई RX, ठीक है, और यहाँ पे आ गया अपना NH3। तो होगा क्या कि ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और ये X यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अपना बन जाएगा ये R, ये नाइट्रोजन, एक H, दूसरा H और तीसरा H। N पे आ जाएगा प्लस क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, X माइनस। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो NH3 है ये क्या करता है, अपने लोन पेयर डोनेट करता है इसको, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई जो कि स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक H को यहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ से निकल जाएगा NH4 प्लस, और अपना बन जाएगा R, ये NH और ये H। मतलब ये क्या बन गया अपना RNH2 विच इज़ 1 डिग्री अमीन। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे इस स्टेप में हो गया एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। लेकिन होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो यहीं पे स्टॉप नहीं होती। रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है। ये जो RNH2 है ये फिर से एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है और RX पे अटैक करता है। तो अब यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या है, RNH2। अब ये जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है ये बैक साइड अटैक करते हैं R पे, और ये X यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो X माइनस निकल जाएगा यहाँ पे, ये R, ये नाइट्रोजन, ये H, एक H और एक R ऑलरेडी था नाइट्रोजन के पास में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए R को। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो RNH2 एज अ न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था यहाँ पे, इसने क्या किया, अपने लोन पेयर डोनेट करे इस H को, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे हो जाता है ब्रेक। तो यहाँ पे बन जाएगा अपना RN, एक H और एक R, ये बन जाता है 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन। तो ये स्टेप क्या हो जाता है, एल्काइलेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन, एल्काइलेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन या फिर प्राइमरी अमीन। अब यहाँ पे रिएक्शन अभी भी स्टॉप नहीं होती है, क्योंकि अभी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को वापस से डोनेट कर सकता है। तो वापस से ये क्या करेगा, RX के साथ में रिएक्शन करेगा R2NH, और ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा R को। ये X यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा RN, इसके पास 2 R ऑलरेडी है और एक H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर ये जो R2NH होता है ये अपने लोन पेयर डोनेट करता है इस H को, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, R2NH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये R, ये N, इसके पास में एक और R और एक और R, और नाइट्रोजन के पास में अपने लोन पेयर प्रेजेंट है। ये बन जाएगा अपना 3 डिग्री अमीन। इसे क्या बोलते हैं अपन, एल्काइलेशन ऑफ 2 डिग्री अमीन, एल्काइलेशन ऑफ 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन क्या हो, 2 डिग्री अमीन को क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी अमीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अभी भी अपने पास में जो 3 डिग्री अमीन है इसके पास में लोन पेयर है, तो ये अभी भी और डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर्स को। तो ये फिर से RX के साथ में रिएक्शन करेगा, R3N, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा R को, और ये RX बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बन जाएगा R, ये N, ये R, ये R और ये R, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इसके पास में कोई भी प्रोटॉन यहाँ से लूज करने के लिए नहीं है,
तो अब ये जो R3N जो है यहाँ पे, वो अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा किसी भी H, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है ही नहीं इसके पास में। तो अब यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और ये अपना बन जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये बन जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। लेकिन हमने क्या, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्या था यहाँ पे, RNH2। हम क्या चाहते थे रिएक्शन से कि हमारा प्रोडक्ट क्या बने, RNH2, लेकिन बन क्या गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। मतलब हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें अमोनिया भी है, 1 डिग्री अमीन भी है, 2 डिग्री अमीन भी है, 3 डिग्री अमीन भी है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी है, लेकिन हम क्या चाहते थे, सिर्फ 1 डिग्री अमीन विच इज़ RNH2। तो अब क्या, अब हमें क्या चाहिए, इसका कुछ सॉल्यूशन कि भाई ऐसा हो कि सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही हमें मिले, बाकी जो साइड प्रोडक्ट जो है वो हमें ना मिले। तो इसके लिए हमने क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल लिया अपन ने एजाइड। एजाइड क्या होता है, N3-। N3- की स्ट्रक्चर होती है ये N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। अब ये जो नाइट्रोजन होता है ये बीच वाला, इसने 4 वैलेंसी पूरी कर ली, इसका मतलब इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इनके पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो मतलब जो सेंटर वाला है उसके पास में तो पॉजिटिव चार्ज है और जो दोनों बगल वाले हैं उनके पास में निगेटिव चार्ज है। ये हो जाता है अपना N3-। अब ये जो N3- है ये कैसे वर्क करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा किसी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ को। तो ये N3- जो है, देखो ये N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस। अब यहाँ पे अपन लेते हैं RX अपना रिएक्टेंट। अब ये जो N- है ये यहाँ पे करेगा बैक अटैक। जैसे ये बैक अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और अपना क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये बॉन्ड R, यहाँ पे रहेगा माइनस चार्ज और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, X-। ये क्या है अपना एल्काइल एजाइड, ये बन जाता है एल्काइल एजाइड। ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशीज़ है, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज़ है। न्यूट्रल क्यों है ये, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे और ये बन जाएगी एक न्यूट्रल स्पीशीज़। अब ये जो अपना RN3 बना है ये तो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या बना अपना RN3, ये तो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। डिजायर्ड क्या है अपन को, ये बनाना है RNH2। RNH2 बनाने के लिए क्या करना है अपन को, कि ये जो RN3 बना है इसका करवाना है अपन को रिडक्शन। इसका क्या करवाना है, रिडक्शन। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, रिडक्शन जो है वो 3 तरीके से करवा सकते हैं। या तो करवा दे कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, या फिर करवा दे इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ में। मतलब LiAlH4 यहाँ पे क्या करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। और तीसरा हम इसकी रिएक्शन करवा दे PPH3 के साथ में। तो 3 तरीके से ये जो RN3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में, विच इज़ 1 डिग्री अमीन, विच इज़ आर डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक बार मैकेनिज्म बता देती हूँ कि ये जो RN3 है, ये N डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जब रिएक्शन करता है PPH3 के साथ में तो ये क्या बनाता है यहाँ पे, RNH2। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो देखो अपन का ये जो RN3 है ये, इसको अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसकी, कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर डोनेट कर दे और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए इधर की साइड। तो क्या बन जाएगा अपना, ये R, ये N-, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ये N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा अपना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ फिर यहाँ पे क्या आता है, PPH3। ये जो PPH3 है, अब देखो ये वाला बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड ब्रेक होता है इधर की साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फॉस्फोरस के पास में जो लोन पेयर है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे इधर। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इधर की साइड, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बन जाएगा, RN के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये N, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है एक PPH3, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट कर दिया, किसको, नाइट्रोजन को। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड। यहाँ पे क्या बन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड, और अपनी एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन जाती है। तो देखो ये R, ये N, ये बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N, इससे जुड़ा हुआ है
PH3। तो अपन क्या करें कि इस नाइट्रोजन और इस फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बनना है, तो ये बन गया अपना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड। इतना हो गया अपना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में, ये वाला बॉन्ड मान लो इधर के साथ ब्रेक हो जाता है और ये जो बॉन्ड है वो इधर की साइड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इधर से आ जाएगा पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ से निकल जाएगा N, ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना है और इस फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा R, ये बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड, ये P, और ये हो जाएगा PH3। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में अपना यहाँ पे आता है वाटर मॉलिक्यूल H2O। अभी जो H2O है ये इस तरीके से, देखो ये मैंने बना दिया H2O। अब ये जो नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, इन दोनों में से जो बॉन्ड है वो किधर की साइड टूटेगा, नाइट्रोजन की साइड में टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इधर की साइड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अपन को पता है कि ये जो H2O है वो किस तरीके से आयोनाइज रहता है, H+ और OH- की फॉर्म में। तो ये जो नाइट्रोजन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इससे तो क्या जुड़ जाएगा, H+। PPH3 पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो इससे जुड़ जाएगा OH-। और अपना क्या बन जाता है नेक्स्ट, ये R बॉन्ड N बॉन्ड PPH3, फॉस्फोरस से जुड़ जाता है OH और नाइट्रोजन से जुड़ जाता है H। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, तो ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक। क्योंकि जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, अब डबल बॉन्ड। जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है ये H, ये H, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो H+ है, ये जो H+ है ये इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पे ये R, ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से था और एक हाइड्रोजन ये वाला जुड़ गया, और इसके पास में लॉन पेयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। और साथ में यहाँ पे क्या बन जाता है, ये फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। तो क्या निकल जाता है यहाँ से, ये फॉस्फोरस, ये डबल बॉन्ड O, ये PPH3। तो ये क्या हो जाता है, फॉस्फीन ऑक्साइड, और ये हो जाती है अपने 1 डिग्री अमीन। तो अपन ने देखा यहाँ पे कि ये जो RN3 है ये PPH3 की प्रेजेंस में किस प्रकार से RNS2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमको यहाँ पे नाइट्रोजन को एज अ न्यूक्लियोफाइल काम में लेना है, तो हम किसको काम में लेंगे, एजाइड को। किसको काम में लेंगे, एजाइड को। ये N3- जो है वो क्या होता है अपना, एजाइड। ये होता है अपना एजाइड। दूसरा अपन कह रहे हैं कि सल्फर जो है उसको एज अ न्यूक्लियोफाइल काम में ले रहे हैं, सल्फर एज अ न्यूक्लियोफाइल, और एक अपन ले रहे हैं ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अपन को पता है कि सल्फर और ऑक्सीजन इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। सल्फर और ऑक्सीजन इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। मतलब अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इजीली अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये चार्ज को क्या करेगा, मजबूती से पकड़े रखेगा। जबकि सल्फर जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या कर देगा, इजीली डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात कर लेते हैं, सल्फर एज अ न्यूक्लियोफाइल है और ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल है, तो इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, सल्फर की। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, सल्फर की। तो ये किसका ऑर्डर है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अपन ने क्या बोला यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है और सल्फर है उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किसकी, ऑक्सीजन की। अब जो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और सल्फर के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब डोनेट कौन इजीली करेगा, सल्फर करेगा। क्यों, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है, अपने इलेक्ट्रॉन्स है, उनको इजीली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, उनको मजबूती से पकड़े रखेगा, डोनेट नहीं करेगा। इसको जस्टिफाई करने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये PHSH प्लस NaOH प्लस N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपना प्रोडक्ट क्या बनता है,
ठीक है, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे OH माइनस भी है और PHS माइनस भी है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है या फिर PHS माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो अभी अपन ने देखा कि यहाँ पे दो तरह की न्यूक्लियोफाइल बन सकते हैं, एक तो बन सकता है PHS माइनस और एक बन सकता है OH माइनस। अब अपन देखते हैं कि दोनों में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल का रोल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो उसकी प्रेजेंस में जो लीविंग ग्रुप है वो जल्दी लीव कर जाएगा, अच्छे से लीव कर जाएगा। लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो फिर लीविंग ग्रुप जो है वो इजीली लीव नहीं करेगा। तो अपन इन दोनों में से देख लेते हैं कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। तो अभी देखो ये S है, S के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन है उसके पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में से वही की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जो अपना नेगेटिव चार्ज है उसको क्लोजली हेल्ड रखेगा, लेकिन ये जो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अपने चार्ज को कैसे रखेगा, डिफ्यूज वे में रखेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल कौन वर्क करेगा, PHS माइनस, ये वर्क यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो OH माइनस है ये एज अ बेस वर्क करता है, और ये एज अ बेस वर्क करता है तो ये OH माइनस इस H को यहाँ से क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो मैं अपन इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं स्टेप बाई स्टेप की होता क्या है। अपन बना लेते हैं पहले PHSH, ये है अपनी फिनाइल रिंग और इस पे है ये सल्फर और ये हाइड्रोजन। यहाँ पे आता है बेस OH माइनस, बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ पे मिलेगा अपन को ये बॉन्ड तो एज इट इज़ रहेंगे और ये सल्फर पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ से निकल जाता है अपना H2O। ये जो आयन है ये क्या कहलाता है, थायोलेट एनायन। ये जो थायोलेट एनायन होता है ये यहाँ पे क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और SN2 रिएक्शन हमें देगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और हमें क्या देगा, SN2 रिएक्शन। अब मैं इसको वापस से शॉर्ट में लिख लेती हूँ PHS माइनस। तो मैंने लिखा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है अपना PHS माइनस और जो रिएक्टेंट है वो है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये क्या करता है, इस पे बैक साइड से अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और Br माइनस जो है वो यहाँ से निकल जाता है। तो ये बन जाता है PHS और ये N ब्यूटाइल। और जो Br माइनस है वो किसके साथ में रिएक्शन कर लेता है, Na प्लस के साथ में। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या निकल जाता है, NaBr। अब ये जो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, देखो ये फिनाइल रिंग है, ये अपनी फिनाइल रिंग है। फिनाइल रिंग से जुड़ा हुआ एक सल्फर और सल्फर से जुड़ा हुआ है N ब्यूटाइल। N का मतलब क्या है कि ब्यूटाइल जो है वो क्या है, अनब्रांच्ड है। ब्यूटाइल क्या है, अनब्रांच्ड। तो अपन यहाँ पे सिंपल 4 कार्बन बना देंगे, 1 2 3 4। ये क्या हो जाएगा अपना N ब्यूटाइल। तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे सेम अपन एक और न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये एक CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये S माइनस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो S माइनस है अब यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जा सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा ये। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे O माइनस, ये डबल बॉन्ड और ये S, ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये है S। मतलब हुआ क्या कि इसने अपनी नेगेटिव चार्ज को इधर डोनेट किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये है अपना थायोल एसीटेट। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब थायोल एसीटेट एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा तो ये इसका जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर इसका सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दिक्कत क्या है कि ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा या फिर सल्फर डोनेट करेगा, कौन डोनेट करेगा, बात ये है। तो वही बात है जो अपन ने अभी पढ़ी है कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो अपने पास चार्ज को मजबूती से पकड़े रखेगा, इजीली डोनेट नहीं करेगा। जबकि सल्फर जो है उसका साइज़ बड़ा है और सल्फर जो होता है वो उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या रहता है, डिस्पर्स रहता है, डिफ्यूज रहता है। तो इसी वजह से जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा तो सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा, सल्फर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ये बात यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब अपन न्यूक्लियोफाइल्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो 3-4 न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं और अपन से पूछ रहा है कोई क्वेश्चन में कि इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का मतलब क्या है
कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। मतलब एक रिएक्टेंट है और ये 4 न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा ये बताना है अपन को। तो मैंने 4 न्यूक्लियोफाइल ले लिए, एक है OH माइनस, एक है अपना PHO माइनस, एक ACO माइनस और लास्ट है TSO माइनस। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि इनका बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फास्ट रिएक्शन देगा। जो फास्ट रिएक्शन देगा उसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब अपन को उसको सॉल्व कैसे करना है? अपन को क्या करना है कि इनका सबसे पहले बना लेना है एसिड। तो इनका जैसे अपन एसिड बनाते हैं तो इसका तो क्या बन जाएगा H2O, इसका बन जाएगा PHOH, इसका बनेगा ACOH और इसका बनेगा TSOH। अब अपन इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये तो वाटर है, सिंपल अपन ने बना लिया। ये फिनाइल अल्कोहल है, मतलब फिनोल है। ये है अपना एसिटिक एसिड CH3 C++OOH और ये है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। ये CH3, ये सल्फर डबल बॉन्ड O और ये OH, ये अपना सल्फोनिक एसिड। अब देखो यहाँ पे कि जैसे ही ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देखो पहले अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं एसिडिटी बेसिसिटी का, कि मान लो एक एसिड है, ठीक है, एक एसिड है और यहाँ पे बेस है, तो ये क्या बनाते हैं अपना कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। मतलब जो एसिड है वो तो क्या देता है कॉन्जुगेट बेस, और बेस जो है वो क्या देता है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। मतलब अपन यहाँ पे लेके चल रहे एसिड, तो अपन को काम क्या है कि एसिड जो है वो क्या देता है कॉन्जुगेट बेस। एसिड क्या देता है कॉन्जुगेट बेस। एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मान लो वीक एसिड है, तो वीक एसिड जो है उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है स्ट्रॉन्ग, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको कॉन्जुगेट बेस होता है वीक। इतनी बात अपन को यहाँ पे याद रखनी है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे याद रखने समझने का क्या आता है कि अपना अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्जुगेट बेस के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा। अब यहाँ पे आता है कोई बेस, और बेस की प्रेजेंस में क्या होता है इनका H+ यहाँ से चला जाता है और ये बन जाते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस ये बनेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन, ये H और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ये बॉन्ड तो एज इट इज़ रहेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका बनेगा ये डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज। इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये अपनी बेंजीन रिंग, ये CH3, ये S, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। अब इन सब ने अपना प्रोटॉन जो है वो लूज कर दिया और ये क्या बन गए सारे के सारे कॉन्जुगेट बेस। ये क्या बन गए सारे के सारे कॉन्जुगेट बेस। अब इन बेस में अगर मैं बात कर लेती हूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों होगी, जो नेगेटिव चार्ज है इसका ये डिलोकलाइजेशन में जाएगा, ये इस ऑक्सीजन पे भी मूव कर सकता है, इस ऑक्सीजन पे भी मूव कर सकता है। यहाँ पे बात करें तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पे भी मूव कर सकता है, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी बेंजीन रिंग पे मूव कर सकता है। और अपन को पता है ये क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन, मतलब 6 कार्बन है। और ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये जो फिनाइल रिंग है उसमें क्या करेगा डिलोकलाइज करेगा, जबकि ये जो OH- है इसके पास में नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करने के लिए कोई भी फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, जब 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यही कारण है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला कॉन्जुगेट बेस है, फिर ये वाला और फिर ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन है। अब अपन को पता है कि जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये दोनों ही ऑक्सीजन पे आ रहा है, मतलब दोनों ही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आएगा ऑक्सीजन पे आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा कार्बन पे आ जाएगा। तो इन दोनों की कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो इस वजह से इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा। आपको ये ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा तब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गई अपनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात। अब मैं यूँ कह रही हूँ कि अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, मान लो कॉन्जुगेट बेस क्या है स्टेबल है,
कॉन्जुगेट बेस के स्टेबल होने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका वो इंगेज हो रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इंगेज हो रहा है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब मान लो कि किसी का जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इंगेज है तो वो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल होगा। भाई एक जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इंगेज है तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए। तो यही कारण है कि जो OH माइनस है ये सबसे अच्छा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। सबसे अच्छा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, जबकि इनके क्या है रेजोनेंस में जा रहे हैं तो इस वजह से हमेशा जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर लेती हूँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, मैं इसको नाम दे देती हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, OH माइनस सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, फिर PHO माइनस होगा, फिर ACO माइनस होगा और लास्ट में होगा TSO माइनस। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। अब अगर अपन इसको शॉर्ट में देख ले कि अपन इसको वही याद कैसे करेंगे, ऐसा हमेशा बार बार में कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो अपन को सबसे पहले क्या देखना है कि एसिड कैसा है, एसिड कैसा है। अगर मैंने मान लिया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका बेस, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा होगा, वीक। अपन को सबसे पहले दिमाग में क्या लेना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। और जैसे ही अपन को पता लगा कि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, वीक, तो कॉन्जुगेट बेस वीक होने का मतलब क्या है कि इसकी जो डोनेटिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, वो क्या है, कम। बस अपन को यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा, वीक होगा, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम। ठीक है, तो अपन ने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला अपना, अपन ने ये जो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पढ़ा है उन सब का कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ पे कि जो पीरियोडिक टेबल होती है अपनी, पीरियोडिक टेबल में अपन जब अप टू डाउन आते हैं तो वो तो क्या होता है, ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने पीरियड्स होते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं ग्रुप की। जब अपन अप टू डाउन जाते हैं तो उनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या है, इंक्रीज होती जाती है। उनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या है, इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा ना जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम बढ़ रही है तब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। अब हमें जनरल क्राइटेरिया पता है कि जब ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, अगर पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, ग्रुप की, कि अप टू डाउन जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो अपन कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। अब अपन को पता है कि I माइनस जो है वो सबसे नीचे नीचे होता है और F माइनस जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर ऊपर वाले पीरियड का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अपन फ्लोराइड से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है इनकी जो अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ने के साथ में ये अपने नेगेटिव चार्ज को क्या रखते हैं, अपने ऊपर डिफ्यूज रखते हैं, टाइटली हेल्ड किए हुए नहीं रखते। तो इसी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी I माइनस की सबसे ज़्यादा होगी, फिर Br माइनस की, फिर Cl माइनस की और फिर F माइनस की। ऐसी अपन बात कर लेते हैं कि ये RSE माइनस, RS माइनस, RO माइनस। अभी अपन ने पढ़ा है कि ये RO माइनस और RS माइनस में से RS माइनस की ज़्यादा होती है। अब RS के बाद में भी कौन आता है, सेलिनियम। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो और भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं R3P और R3N की। तो अपन को पता है नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस। तो इसीलिए क्या होता है, R3P जो है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू R3N। तो ये जो अपन ने ऑर्डर पढ़े हैं ये किसके हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी के, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये जो अपन न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब अपन GOC पढ़ते हैं ना उसमें भी अपन न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब अपन आगे भी, जैसे अभी तो अपन पढ़ रहे हैं कि सैचुरेटेड कार्बन जो मतलब एलिफेटिक कंपाउंड्स जो है उन पर रिएक्शन पढ़ रहे हैं।
अब मान लो जैसे अपन आगे कार्बोनिल कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी ये न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप इसको जितनी जल्दी जितने अच्छे से समझ लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। रिएक्शंस को आगे कंप्लीट करना, उनको समझना उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। और ये जो इनऑर्गेनिक होती है ना, उसमें भी आपके बहुत काम आएगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल और एक होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। जब अपन HACCP पढ़ते हैं, HACCP क्या है? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी। तो इसमें अपन क्या पढ़ते हैं कि हार्ड जो है वो हार्ड के साथ में इंटरेक्शन करता है और सॉफ्ट के साथ में इंटरेक्शन करता है, तब जाके जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वो क्या होता है? स्टेबल प्रोडक्ट या फिर एडक्ट बोल लो, वो क्या होता है? स्टेबल। अगर हार्ड सॉफ्ट के साथ में इंटरेक्शन करेगा तो वो स्टेबल नहीं बनेगा, और अगर सॉफ्ट हार्ड के साथ में करेगा तब भी स्टेबल नहीं बनेगा। स्टेबल बनने के केवल दो ही चांस है कि दोनों हार्ड रिएक्शन करें या फिर दोनों सॉफ्ट रिएक्शन करें। अब अपन देख लेते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट है क्या। तो मैं एक तरफ लिख लेती हूँ हार्ड न्यूक्लियोफाइल और एक तरफ लिख लेती हूँ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं इनमें जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज या फिर अपन कह लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है न्यूक्लियोफाइल की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है न्यूक्लियोफाइल की, वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको न्यूक्लियोफाइल क्या रखता है? अपने पास टाइटली हेल्ड रखता है, क्लोजली हेल्ड रखता है। क्या रखता है? वो टाइटली हेल्ड रखता है अपने पास में। लेकिन जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनमें जो नेगेटिव चार्ज या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको वो डिफ्यूज वे में रखता है। उसको वे कैसे रखता है? डिफ्यूज वे में रखता है। दूसरा अंतर आता है इनमें कि जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में, क्योंकि अगर ये स्मॉल होंगे साइज में तो कोई न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्मॉल होगा ना साइज में, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही टाइटली हेल्ड रहेगी, और जो जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियोफाइल का वो अपने चार्ज को उतना ही क्या रखेगा? डिफ्यूज रखेगा। तो यही कारण है कि जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं? लार्ज। हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करना पसंद करेंगे? जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट कैसी होगी? हार्ड। जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, C डबल बॉन्ड O। तो अपन को पता है कि ये जो कार्बन होता है ना यहाँ पे वो कैसा होता है? हार्ड। ये कार्बन कैसा होता है? हार्ड। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो भी किस नेचर का होता है? हार्ड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? वो हार्ड नेचर का होता है। लेकिन अगर अपन बात कर लेते हैं ना किसी सैचुरेटेड कार्बन की, सैचुरेटेड कार्बन मतलब जैसे अपन ने अभी पढ़े थे ना, जैसे एल्काइल हैलाइड्स की बात कर लेते हैं अपन, एल्काइल अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो न्यूक्लियोफाइल का नेचर होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट। मतलब सैचुरेटेड कार्बन पे अगर हमको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेंगे हम? सॉफ्ट। सैचुरेटेड कार्बन्स पे तो वो कैसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे हम? सॉफ्ट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन से न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट होते हैं, कौन से हार्ड होते हैं। तो देखो हार्ड न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल हैं अपने RO माइनस NH2 अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि O ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है, और जैसे ही अपन को पता लग गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सीधा मतलब क्या निकलेगा कि इसने अपने पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या है? टाइटली हेल्ड कर रखा है, टाइटली पकड़ रखा है, इसने लूज ही नहीं करेगा मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को। और जब तक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा, तब तक ये न्यूक्लियोफाइल हो नहीं सकता। ठीक है, तो बस यही कारण है कि ये RO माइनस और NH2 कैसे होते हैं? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होते हैं? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में आते हैं R3P RS माइनस। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इजीली कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? फॉस्फोरस की। RO माइनस RS माइनस में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? सल्फर की। तो बस इसी वजह से ये क्या होते हैं? अपने सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में, क्योंकि अपन को पता है कि जब SN2 रिएक्शन करवा रहे तो न्यूक्लियोफाइल का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अपना दूसरा आता है कि रिएक्टेंट का, कि रिएक्टेंट किस टाइप का हो सकता है। ये तो अपन ने बात कर ली किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। अब अपन का दूसरा पॉइंट है कि रिएक्टेंट किस टाइप का हो सकता है SN2 रिएक्शन के लिए। तो अपन ने ये चीज़ तो देख ली कि इसमें सिंपल एल्काइल हो सकते हैं, सिंपल क्या हो सकते हैं? एल्काइल्स हो सकते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हो सकते हैं, और मतलब 2 डिग्री एल्काइल भी हो सकते हैं, वो भी रिएक्शन दे सकते हैं ऐसे, है ना। तो सिंपल एल्काइल में मतलब यहाँ पे CH3 है और ये X कुछ भी हो सकता है, हेलोजन नहीं कुछ भी हो सकता है। अगर वो SN2 रिएक्शन दे सकता है तो वो देगा। ठीक है, CH3X हो सकता है, या फिर ये CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये X ये भी दे सकता है। और 2 डिग्री एल्काइल जो है
वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, कुछ श्योरली नहीं कहा जा सकता इनके बारे में कि ये देंगे कि नहीं देंगे। तो एक टाइप के तो ये हमारे रिएक्टेंट हुए। दूसरा टाइप का हमारा रिएक्टेंट आता है अल्फा ब्रोमो कार्बोनाइल कंपाउंड। एक तो हो गए ये टाइप के। दूसरे टाइप के आते हैं हमारे पास में अल्फा ब्रोमो कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अभी देखो, अब ये जो एल्काइल है ना, ये 2 डिग्री SN2 रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, SN1 क्यों नहीं दे रहे? इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो SN1 होता है ना, उसको कंप्लीट होने के लिए वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है कि कार्बोकैटायन स्टेबल है या फिर नहीं है। SN1 होने के लिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर वो कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन रहा तो SN1 से वो रिएक्शन नहीं होगी कंप्लीट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम SN1 से करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3+, जो कि स्टेबल तो है नहीं कार्बोकैटायन, क्योंकि इसके पास में तीनों क्या है, हाइड्रोजन्स है। कोई एल्काइल ग्रुप भी नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप भी नहीं है जो यहाँ पे मीजोमैनिक इफेक्ट शो कर रहा हो या फिर रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा हो जिसकी वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा हो। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जो 3 डिग्री जो एल्काइल होता है अपना, 3 डिग्री एल्काइल जो होता है उसमें 3 CH3 ग्रुप होते हैं। देखो ये अपना 3 डिग्री एल्काइल है, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और यहाँ पे है X कोई भी लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे ये क्या है, 3 डिग्री है। ये CH3 जो है 3, ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रही है। इनके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा स्टेबल। आपको समझ में आएगा जब अपन SN1 पढ़ेंगे ना, तब कि यहाँ पे कार्बोकैटायन कैसे बनता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। मैंने आपको जनरल बस ये बताया यहाँ पे कि 3 डिग्री अपन यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट काम में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो ये है यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ जाएगी। 3 डिग्री को तो अपन इसलिए काम में नहीं ले सकते क्योंकि बैक साइड से ये अटैक करेगा, इसको इन 3 बड़े बड़े ग्रुप से क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, जो कि इस न्यूक्लियोफाइल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, अपन सिंपल एल्काइल्स, 1 डिग्री एल्काइल्स और 2 डिग्री एल्काइल्स को एज अ रिएक्टेंट यहाँ पे काम में लेते हैं। दूसरा अपना आता है अल्फा ब्रोमो कार्बोनाइल कंपाउंड। ये क्या होते हैं, देखो यहाँ पे कोई CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। तो यहाँ पे इसलिए देखो ये C डबल बॉन्ड O, इसकी इधर अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, तो इस अल्फा पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है अपना ब्रोमीन। तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, अल्फा ब्रोमो, और ये कार्बोनाइल है ही है, तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, अल्फा ब्रोमो कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये अल्फा ब्रोमो कार्बोनाइल कंपाउंड ना, इनके पास में चॉइस है कि SN1 से भी जा सकता है, SN2 से भी जा सकता है, लेकिन SN1 से ये जाएगा फिर नहीं जाएगा, इसको कौन डिसाइड करेगा कि इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ SN1 का। SN1 में क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये Br- यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ना, ये स्टेबल होना चाहिए, लेकिन अपन को पता है कि इसके पास में क्या है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O क्या लगाएगा, यहाँ पे -M इफेक्ट लगाएगा। अभी -M इफेक्ट लगाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा यहाँ से। अब ये पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, पहले ही बाबाजी है, तो इससे C डबल बॉन्ड O क्या ही लेगा, कुछ नहीं लेगा, कुछ है ही नहीं इसके पास में देने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए ये SN1 रिएक्शन से जाता ही नहीं है। ये किससे जाएगा, SN2 रिएक्शन से यहाँ पे जाता है। और SN2 रिएक्शन में क्या होगा, अच्छा खासा कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से पीछे से अटैक करेगा यहाँ से, और ये जो Br है यहाँ से निकल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी जैसे अपन ने पढ़ी है SN2 रिएक्शन। तो अल्फा ब्रोमो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एक तो अपना हो गया ये वाला एग्जाम्पल। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे कि ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे OCH3, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाता है Br। या फिर एक टाइप का यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे फिनाइल रिंग आ जाए, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाए Br। तो इस टाइप के जो अल्फा ब्रोमो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं SN2 रिएक्शन को देने के लिए। अब अपन एक बार मैं आपको थोड़ा सा बस वर्बली रिवीजन करवा देती हूँ। SN2 रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था कि SN2 रिएक्शन जो है वो क्या होती है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें जो काइनेटिक्स की अगर बात कर लेते तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। हमेशा सेकंड ऑर्डर हो ये जरूरी नहीं है, अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्सेस में आ जाए तो फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि 5 कोऑर्डिनेटेड होती है, TVP जिसकी ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होती है। दूसरा यहाँ पे एक मेन जो फैक्टर आता है वो है कि यहाँ पे अगर मान लो अपना रिएक्टेंट अगर कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। फिर हमने यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिए थे कि 3 फैक्टर्स जो है वो SN2 रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला अपन ने पढ़ा था लीविंग ग्रुप, दूसरा अपन ने पढ़ा था सॉल्वेंट इफेक्ट, और तीसरा हमने पढ़ा था स्टेरिक हिंड्रेंस।
फिर अपन ने इसके बाद में देख लिया था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN2 रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए SN2 रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, वो अपन ने देख लिया। फिर अपन ने देख लिया कि यहाँ पर रिएक्टेंट किस किस टाइप के हो सकते हैं। फिर अपन लास्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपके थोड़ा और मैकेनिज्म समझ में आ जाए अच्छे से। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये अपना कार्बन है, इस कार्बन से एक तरफ जुड़ा हुआ है एथाइल, एक तरफ जुड़ा हुआ है मिथाइल, डैश पे है H और वेज पोजीशन पे है OH। ठीक है, ये क्या है मिथाइल, ये है एथाइल, ये H और ये OH, चारों वैलेंसी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ी हुई है। तो ये क्या बन गया अपना एक कायरल कार्बन। अब यहाँ पे क्या होता है, टॉसाइल क्लोराइड आता है और पायरिडीन यहाँ पे एज अ बेस काम करता है। फिर यहाँ पे बन जाता है कोई ए प्रोडक्ट। फिर ये बोल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आता है अपने पास में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या आता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, तो बी बनता है। और फिर लास्ट में आता है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस स्टेप, तो यहाँ पे बनता है सी। अब अपन को बताना है कि क्या बनेगा सी। तो जैसे ही अपन को यहाँ पे दिखा TSCl PY और यहाँ पर रिएक्टेंट में प्रेजेंट है OH, तो अपने दिमाग में एक बात तो क्लिक करेगी फाइनली कि OH जो है उसको एक गुड लीविंग ग्रुप में अपन को कन्वर्ट करना है, क्योंकि पायरिडीन प्रेजेंट है। पायरिडीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा O- और फिर TS जो है वो इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डैश पे H एज इट इज रहेगा और वेज पे क्या बन जाएगा अपना O और TS। क्या करेगा, ये पायरिडीन जो है वो उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O- बन जाएगा। O- जैसे ही बनेगा ये क्या करेगा, TS पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा अपना HCl। ये H+ और Cl- रिएक्शन करके HCl बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ACO- जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दे रखा है अपन को टेट्रा अमोनियम सॉल्ट। तो ये जो टेट्रा अमोनियम फिर जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दे रखा है उसमें ACO- क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ से बैक साइड अटैक, ये बैक साइड अटैक करेगा और ये OTS जो है वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपना, सीधा अपन प्रोडक्ट बना लेते हैं, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहे हैं अपन। तो ये जो हाइड्रोजन है वो किस पे चला जाएगा, वेज पे, क्योंकि अब क्या मिलने वाला है अपन को, वॉल्डन इन्वर्जन। और डैश पे क्या मिलेगा अपन को, OAC। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन को दे रखा है ये NaOH और H2O। यहाँ पे ये क्या है अपना हाइड्रोलाइसिस स्टेप। ये जो हाइड्रोलाइसिस स्टेप है इसमें क्या होगा, OAC। AC क्या है यहाँ पे, ये CH3 C++O, ये क्या है अपना एसीटेट ग्रुप। तो ये यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और OAC किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। OAC कन्वर्ट हो जाएगा अपना OH में और वेज पे रहेगा अपना H। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन कि रिएक्टेंट में OH किस पर था, वेज पे, प्रोडक्ट में किस पे आ गया, डैश पे। अब जैसे ही, अब अपन को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे इन्वर्जन हुआ या फिर नहीं हुआ, ये तो अपन ने अभी ड्रॉ करी है वेज डैश पे, तो अपन को पता है कि यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैसे पता लगेगा, कि अपन क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को PPL लाइट से पास करेंगे। जैसे ही PPL लाइट से पास करेंगे, मान लो इस मॉलिक्यूल ने PPL लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट किया है, क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया। अब अपन ने जो प्रोडक्ट बना है उसको PPL लाइट से पास करवाया, तो इसने क्या किया, जो PPL लाइट थी उसको घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन को पता लग गया कि जो रिएक्टेंट था वो क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। तो बस पता लग गया कि यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्डन इन्वर्जन, जो कि SN2 रिएक्शन में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना होता है कि यहाँ पे क्या मिलता है, वॉल्डन इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अपना यहाँ पे खत्म होता है SN2 रिएक्शन। अब अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। इसी तरीके से पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, उसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, फिर उसमें और जो पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू।